हेलो, वी आर वेलकम विद स्टडी ट्रिक्स। जो भी स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम वायु परिवहन के बारे में बात करेंगे कि वायु परिवहन क्या है, कब आया और ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हो सकता है। तो बिना टाइम गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि वायु परिवहन क्या होता है। इसका पहला पॉइंट है, वायु परिवहन आज के समय में मानव जीवन, देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक संपर्क के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। किसकी बात हो रही है? वायु परिवहन की। जो आज का टाइम है उसमें देश की अर्थव्यवस्था और वैश्विक संपर्क और देशों से संपर्क के लिए जो वायु परिवहन है वो किस तरह के लिए हमसे उपयोगी होगा और हमारे जीवन में ये उपयोग में आएगा और बेहतर बनाएगा इसको, वैश्विक संपर्क को और देश की अर्थव्यवस्था को। नेक्स्ट, यह परिवहन का सबसे तेज माध्यम है। कैसा माध्यम है? सबसे फास्ट। नेक्स्ट, बाढ़, भूकंप या सुनामी के समय प्रभावित क्षेत्रों में भोजन, दवाइयां और राहत सामग्री पहुंचाने का एकमात्र साधन हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज ही होते हैं। क्या होता है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है या पहाड़ी क्षेत्र है, भूस्खलन हो जाता है, तो क्या होता है वहाँ पर राहत सामग्री कैसे जाएगी? वो वायु परिवहन के द्वारा जाती है, क्योंकि वहाँ पर रास्ते क्या हो जाते हैं, सारे बंद हो जाते हैं। या बाढ़ आ गई तो वहाँ पर क्या होता है, सारे तरफ पानी पानी होता है, जिससे और किसी माध्यम से हम वहाँ पर राहत सामग्री नहीं पहुँचा सकते। तो उसका एकमात्र साधन क्या है? वायु परिवहन। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी देश की संप्रभुता के लिए उसकी वायुसेना रीढ़ की हड्डी होती है। किसी भी देश की संप्रभुता का मतलब क्या होगा, इसको हम देख लें। संप्रभुता का मतलब होता है कि खुद के अधिकार। अभी भारत क्या है, कैसा देश है? एक संप्रभुता रखता है, वो अपने रूल खुद चलाता है। 1947 से पहले कौन चलाता था? ब्रिटिश सरकार। तो आज भारत क्या है, संप्रभुता रखता है अपने पास। तो उसकी रीढ़ की हड्डी क्या है? वायुसेना। कि अगर वायुसेना नहीं होगी तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, हम पे कोई भी अटैक कर सकता है, लेकिन वायुसेना होगी तो कोई भी अटैक नहीं करेगा। तो ये क्या है, एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटन पूरी तरह से वायु परिवहन पर निर्भर करता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। क्या होगा, जो जब ज़्यादा दूरी होगी तो लोगों को आने में दिक्कत बहुत सारी होंगी। जब हमारे पास वायु परिवहन नहीं होगा तो दिक्कतें बहुत सारी होंगी। तो हमारा जो पर्यटन है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, वो दोनों किस पे निर्भर है? वायु परिवहन पर बहुत अधिक निर्भर है। कम दूरी को या अधिक दूरी को बहुत कम समय में तय किया जा सकता है। किसके द्वारा? वायु परिवहन के द्वारा। तो इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामान्य परिचय। जो वायु परिवहन है उसका हम इतिहास देखेंगे कि क्या उसका इतिहास रहा है और उसका सामान्य परिचय है। इसमें पहला पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश विमान इतिहास केवल राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के नागरिक उड्डयन इतिहास में एक मील का पत्थर है। कहना, जो उत्तर प्रदेश का विमान इतिहास है वो केवल राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के नागरिक उड्डयन इतिहास में एक मील का पत्थर है। कैसे, इसको जानेंगे हम। 18 फरवरी 1911 को विमानन इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना घटी। कौन सी वो डेट थी? 18 फरवरी 1911। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारत और विश्व की पहली आधिकारिक हवाई डाक सेवा एयरमेल सर्विस उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से नैनी के बीच संचालित की गई थी। कहाँ की? भारत की और विश्व की पहली आधिकारिक हवाई डाक सेवा सबसे पहले कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। कौन सी? हवाई डाक सेवा। इससे पहले ये कहीं पर नहीं हुई थी, ना ही अपने देश में और ना ही कहीं विदेश में। ये क्या की है? विश्व की और भारत की सबसे पहली, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा हमारा ये, कि भारत विश्व की पहली आधिकारिक हवाई डाक सेवा कहाँ स्टार्ट हुई? तो कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। कौन सी डेट थी? वो डेट थी हमारी 18 फरवरी 1911। और ये क्या थी? एक बहुत ही कम दूरी की संचालित की गई थी। ये लगभग 9.7 किलोमीटर की एक छोटी और प्रायोगिक उड़ान थी। कितनी? 9.7 किलोमीटर की। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 1947 से लेकर 2015 तक राज्य में मुख्य रूप से केवल दो ही नागरिक हवाई अड्डे पूरी तरह से क्रियाशील थे, लखनऊ अमौसी और वाराणसी बाबतपुर। ये कौन से हैं? नागरिक हवाई अड्डे। नागरिक हवाई अड्डे, वीआईपी हवाई अड्डे, या फिर क्या हो गया, वायुसेना हवाई अड्डे। क्या होगा? जिसमें वायुसेना सफर करती है या उस सेनाएं क्या करती हैं? सफर करती हैं। तो वो क्या होते हैं? वो निजी नहीं होंगे, वो नागरिक वाले
नहीं होंगे। तो नागरिक वाले सिर्फ कौन से थे जिसमें नागरिक सफर कर सकते हैं? लखनऊ और वाराणसी। 1947 से लेकर 2015 तक, ये बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में विमानन क्षेत्र की देखरेख के लिए वर्ष 1975 में नागरिक उड्डयन निदेशालय की स्थापना की गई। क्या कराया कि जब विमान होंगे तो उनकी देखरेख भी होना जरूरी है, तो उसके एक क्षेत्र बनाया गया। कब? 1975 में, जिसका नाम क्या रखा गया? नागरिक उड्डयन निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन, इसका नाम रखा गया। और कब? वर्ष 1975 में, कि जो विमान होंगे उनकी देखरेख करी जाएगी, कहाँ से कहाँ तक उड़ान भरेंगे, और जो उसमें वर्क करेंगे उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो इसको क्या? नागरिक उड्डयन निदेशालय, 1975। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को विमानन हब बनाने के लिए 2017 में एक व्यापक नागरिक उड्डयन नीति लागू की। क्या करा? उत्तर प्रदेश को विमानन हब बनाने के लिए, क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बहुत अधिक हों और अच्छे राज्यों में उसकी गिनती भी आती है। तो कौन सी एक नीति की? 2017 में नागरिक उड्डयन नीति। ये किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सामान्य परिचय था इसका, वायुयान परिवहन का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नागरिक उड्डयन निदेशालय, इसको देख लेते हैं। जो नागरिक उड्डयन निदेशालय है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और क्यों कही गई थी, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। उत्तर प्रदेश में विमानन क्षेत्र की देखरेख के लिए वर्ष 1975 में नागरिक उड्डयन निदेशालय की स्थापना की गई। कब की गई? 1975 में। इसका मुख्यालय अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ परिसर में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ। नेक्स्ट पॉइंट, इसका कार्य केवल राज्य सरकार के वीआईपी विमानों के संचालन तक ही सीमित था। ये इसका मुख्य कार्य क्या था? ये सिर्फ जो वीआईपी थे उनके वीआईपी जो विमान थे उनके संचालन तक सीमित था। जैसे कोई भी वीआईपी हो गया, कोई नेता हो गया या कोई सुपरस्टार हो गया, तो इनके ही तक क्या था? सीमित था, आम नागरिकों के लिए नहीं था। नेक्स्ट, 8 जून 2001 को जारी एक महत्वपूर्ण आदेश के तहत नागरिक उड्डयन विभाग को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 3 अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया। क्या किया? इसको निदेशालय बना गया, फिर एक विभाग बनाया गया, तो ये अच्छे से चल सके। तो क्या गया? इसको 3 अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया। इसकी 3 यूनिट बनाई गई। सबसे पहली यूनिट थी हमारी परिचालन इकाई, ऑपरेशन यूनिट। इसका क्या काम था? जो ऑपरेशन यूनिट था इसका काम था जो फ्लाइट होंगी, जो विमान होंगे, उनका एक निर्धारित रूट तैयार करना, रूट मैप बनाना कि कोई भी फ्लाइट कब उड़ेगी, किस टाइम उड़ेगी, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्लाइट घरेलू है या अंतर्राष्ट्रीय है, तो परिचालन इकाई का ये काम था। नेक्स्ट, रख रखाव, सुरक्षा एवं सामान प्रशासन इकाई। इसका मेंटेनेंस, विमानों का मेंटेनेंस, सुरक्षा और कैसे ये वर्क करेंगे, विमानों की देख रेख, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसमें कौन देखेगा? इसको सेकेंड यूनिट देखती थी हमारी रख रखाव, सुरक्षा एवं सामान प्रशासन इकाई। नेक्स्ट, वैमानिक प्रशिक्षण संस्थान। ये क्या करता है? ये ट्रेनिंग देता है, पायलट हो गए या उसमें जो भी और लोग कार्य करते हैं, कैबिन क्रू हो गए, उन सबको क्या करता है? प्रशिक्षण देता है। ये एक संस्थान है, इसमें बहुत सारी यूनिट आती हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग ग्रहण करती हैं। तो इस तरीके से क्या किया गया? उड्डयन विभाग को 3 अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया, जिनके तीनों के अपने अलग अलग काम थे। नेक्स्ट पॉइंट, नागरिक उड्डयन निदेशालय केवल सरकारी विमान नहीं उड़ाता, बल्कि इसके पास राज्य के विकास से जुड़े निम्नलिखित बड़े कार्य हैं। ये कहता है सिर्फ सरकारी विमान नहीं उड़ाता है, बल्कि इसके पास और राज्य के बहुत सारे काम रहते हैं। जैसे अभी बताया हमने, जो रूट मैप तैयार करना, विमानों की मेंटेनेंस देखना और प्रशिक्षण देना। इसके पास कई सारे संस्थान भी उपस्थित हैं जो इसको ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनके बारे में हम आज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो हवाई अड्डा है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको देखेंगे ये कहाँ पर है। और सबसे पहला पॉइंट है, यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अमौसी क्षेत्र में स्थित है। इसी कारण इसे स्थानीय रूप से अमौसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है?
राज्य की राजधानी लखनऊ में। किस क्षेत्र में? अमौसी क्षेत्र में, इसीलिए इसको अमौसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 2008 में भारतीय पांचवें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह के सम्मान में इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कर दिया गया है। इसका पहले क्या नाम था? अमौसी हवाई अड्डा। लेकिन क्या था, जो हमारे प्रधानमंत्री थे पांचवें, 2008 में इनके नाम पे इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या बोला गया इसको? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। नेक्स्ट पॉइंट, ये उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। यहाँ पर बहुत सारी फ्लाइटें आती जाती रहती हैं। इससे सबसे ज़्यादा क्या रहता है? ये बिजी रहता है। नेक्स्ट, इसे मई 2012 में आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का दर्जा प्राप्त हुआ। कब हुआ इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा? 2012 में, मई 2012 में। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में भारत सरकार की एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के तहत इस हवाई अड्डे के संचालन, प्रबंधन और विकास की जिम्मेदारी अडानी समूह को सौंप दी गई। इसका संचालन और सारी चीजें कौन देखता है? अडानी ग्रुप। इसकी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे की। नेक्स्ट, इससे हवाई अड्डे पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए वर्तमान में 3 टर्मिनल है। इसको क्या किया? 3 टर्मिनल बनाए गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट टर्मिनल पर क्या होता है? यहाँ पर जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट हैं वो जाती हैं। सेकेंड पे घरेलू। तीसरा टर्मिनल है, इस पे क्या रहता है? जो भी मेंटेनेंस वर्क रहता है वो रहता है। इससे क्या गया, इन सबके कामों को क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया गया। पहले क्या होता था, इसके एक ही टर्मिनल पर ये सारी फ्लाइटें आती जाती थी, इसलिए इसको बिजी होने के कारण इसको 3 यूनिट में बांट दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस हवाई अड्डे का निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1924 में किया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद इसे आम जनता के हवाई सफर के लिए पूरी तरह सक्रिय किया गया है। पहले जब क्या था, ब्रिटिश शासन था, तो ये सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए था और सिर्फ ब्रिटिश सरकार के अधिकारियों के लिए था। लेकिन आज़ादी के बाद किया गया, इसको आम लोगों के लिए भी सक्रिय कर दिया गया है, वो भी आ जा सके कहीं पर भी। नेक्स्ट, पहले इसे केवल बाबतपुर हवाई अड्डा या वाराणसी हवाई अड्डा कहा जाता है। अक्टूबर 2005 में इसका नाम बदलकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया। इसको पहले क्या बोलते थे? बाबतपुर हवाई अड्डा या वाराणसी हवाई अड्डा। लेकिन इसका नाम 2005 में बदलकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर रख दिया गया। और जो वाराणसी हवाई अड्डा या लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये क्या है? एक पर्यटन का भी हब है, जहाँ से वाराणसी कुछ ही दूरी पर है, जिससे क्या है, ये पर्यटन का भी एक हब माना गया है। यहाँ से पर्यटन बहुत आसान हुआ। नेक्स्ट, इस हवाई अड्डे को 4 अक्टूबर 2012 को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। इसको कब किया गया? 4 अक्टूबर 2012 को। नेक्स्ट, ये हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित किया गया है। किसके द्वारा? AAI द्वारा। नेक्स्ट, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का मुख्य हवाई अड्डा है। कहाँ का? पूर्वांचल क्षेत्र का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका उद्घाटन 2021 में किया गया था। ये उत्तर प्रदेश का तीसरा और प्रदेश की सबसे बड़े रनवे 3200 मीटर वाले हवाई अड्डों में शामिल है। इसका रनवे क्या है? बहुत बड़ा है। इसमें जो लगभग लागत आई थी वो 260 करोड़ के लगभग आई है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 589 से 590 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसकी भी देखरेख भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करती है, इंडियन एयरलाइंस ऑफ इंडिया और राज्य सरकार। हवाई अड्डे के उद्घाटन के दिन पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान श्रीलंका के कोलंबो से बौद्ध भिक्षुओं और 125 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल को लेकर यहाँ उतरी थी। सबसे पहली जो इसकी उड़ान थी वो कहाँ थी? श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट पर। किसे लेके आई थी ये? 125 बौद्ध भिक्षुओं को लेकर। इसकी सबसे पहली उड़ान थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। कहाँ के लिए थी? श्रीलंका के लिए।
नेक्स्ट, जो इस टाइम कार्यरत है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कार्य पूर्ण होने के बाद, निर्माण पूर्ण होने के बाद ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। ये हवाई अड्डा डिजिटल और पूरी तरह से डेड जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या होगा? बिल्कुल जो न्यू चीज़ बनती है किसी को बिना तोड़े, एक नई जमीन पे। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का मतलब क्या होगा? यहाँ पर सारी जो भी चीज़ें हैं आने जाने की, रिक्शा, ऑटो, तो ये सारे क्या है? बैटरी वाले हैं। यहाँ पर कोई भी डीजल से चलने वाली नहीं है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन, कि उससे कोई भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होगी। जिसे लोकप्रिय रूप से जेवर हवाई अड्डा भी कहा जाता है। जेवर हवाई अड्डा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये जेवर क्या है? एक जगह का नाम है, एक स्थान है, इसलिए इसको जेवर हवाई अड्डा बोला जाता है। इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 28 मार्च 2026 को हुआ था। नेक्स्ट, प्रथम चरण में 3900 मीटर लंबा रनवे है। इसका जो प्रथम चरण है उसमें 3900 मीटर इसका एक लंबा रनवे बनाया गया है। इसके कई सारे चरण हैं। नेक्स्ट, पूरी परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 29,561 करोड़ से 29,650 करोड़ के बीच है। इसकी जो परियोजना है इसकी पूरी लागत। नेक्स्ट, 15 जून 2026 को पहली कमर्शियल उड़ानें बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ के लिए संचालित की जाएंगी। कब? 15 जून 2026 को। अभी इस पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट, कमर्शियल फ्लाइट नहीं उड़ी है। तो कौन सी? बेंगलुरु और हैदराबाद और लखनऊ के लिए। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका उद्घाटन दिसंबर 2023 में किया गया था। इसकी जो इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो ये लगभग 821 करोड़ में फैला हुआ है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसकी देखरेख करती है। इंडियन एयरलाइंस ऑफ इंडिया, अथॉरिटी एयरलाइंस ऑफ इंडिया। हवाई अड्डे के टर्मिनल को आधुनिक सुविधाओं के साथ पारंपरिक भारतीय मंदिर वास्तुकला, नागर शैली के मिश्रण पर तैयार किया गया है। इसका पहले जो नाम था, क्या रखा गया था? भगवान राम के नाम पर, लेकिन इसको चेंज करके महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। इसकी जो शैली है, जो यहाँ पर जो बना हुआ है, तो इस पे भगवान राम और उनसे रिलेटेड बहुत सारी फोटो बने हुए हैं। जो शैली है वो नागर शैली है। नेक्स्ट, 2200 मीटर लंबा जो A321 और बोइंग 737 जैसे विमानों के संचालन के लिए अनुकूल है। जो इसका रनवे है वो 2200 मीटर लंबा है। जो विमान है A321 और बोइंग 737, इनके संचालन के लिए इसमें बहुत ही अनुकूल है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, बिजली की खपत के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। क्या है? जो बिजली की खपत बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको यहाँ पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए गए हैं। नेक्स्ट, वर्षा जल संचयन और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भी व्यवस्था की गई है। वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन का मतलब क्या है? जो बारिश का जल है उसको इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वर्षा जल संचयन बोलते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे घरेलू और नागरिक सैन्य हवाई अड्डे हैं। ये तो अभी हमने जिसकी बात की, ये सारे क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो अभी हम किसकी बात करेंगे? घरेलू और नागरिक सैन्य हवाई अड्डे कहाँ पर हैं? हवाई अड्डे का नाम, स्थान और वर्तमान स्थिति, और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला है हमारा चकेरी हवाई अड्डा, जो स्थित है कानपुर पे। औद्योगिक नगर कानपुर का प्रमुख घरेलू हवाई अड्डा है। इनको हमें बहुत ही मिलान के तौर पे आ जाता है, UP SSC पूछ लेता है। इनको इम्पोर्टेंट की नज़र से ही देखना। बमरौली हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? प्रयागराज में। इसकी विशेषता क्या है? कुंभ मेला और उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुंभ मेला में इसका बहुत ही अच्छा यूज देखने को मिला था। नेक्स्ट, हिंडन हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? गाजियाबाद में। दिल्ली NCR का दूसरा वाणिज्यिक हवाई अड्डा नागरिक उड़ानों के लिए चालू है। कैसा है ये? कमर्शियल हवाई अड्डा। नेक्स्ट, महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? गोरखपुर में। सैन्य हवाई अड्डे के परिसर से नागरिक उड़ानें संचालित है। क्या है ये? सैन्य हवाई अड्डा है, लेकिन नागरिक उड़ानें भी यहाँ पर संचालित है, नागरिक भी आ जा सकते हैं। नेक्स्ट, त्रिशूल हवाई अड्डा, ये कहाँ पर? हमारे बरेली में। नागरिक हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट, खेरिया हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? आगरा में। इसका मुख्य क्या है? मुख्य रूप से पर्यटन और ताजमहल आने वाली यात्रियों को
लिए, क्योंकि आगरा क्या है, पर्यटन का केंद्र है। यहाँ पर सबसे अधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं, आगरा देखने। नेक्स्ट, ललितपुर हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है हमारा, ललितपुर में। बुंदेलखंड क्षेत्र में रक्षा और नागरिक उपयोग के लिए प्रस्तावित है ये। नेक्स्ट, चित्रकूट और सोनभद्र म्योरपुर, ये कहाँ पर है, चित्रकूट सोनभद्र में। इसके यहाँ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत नव विकसित हवाई पट्टियां यहाँ पर बनाई गई हैं। तो यहाँ पर ये सारे इंपोर्टेंट थे हमारे घरेलू और नागरिक सैन्य हवाई अड्डे। ये घरेलू भी हैं नागरिकों के लिए और सैन्य हवाई अड्डे भी इसमें मिक्स हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान और वायुसेना केंद्र, जो हमारे उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान है कहाँ पर हैं और इनका यूज, जब क्या होगा, विमान तभी उड़ेंगे जब उसकी कोई भी शिक्षा ली गई हो, तो उसके लिए केंद्र भी बनाए गए। तो हमारा पहला है प्रमुख वायु प्रशिक्षण संस्थान, तो इसका है पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकेडमी, IGRUA। ये फुर्सतगंज अमेठी रायबरेली में स्थित है। ये देश का प्रमुख कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग संस्थान है। ये क्या है, कैसा है, कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग। यहाँ पर पायलटों को क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। सेकंड, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज, ये आगरा में स्थित है। यहाँ सेना के पैराशूटर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है, किसके लिए, सेना के जो पैराशूटर्स होते हैं उनके लिए। कहाँ पर स्थित है, आगरा में, नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज। नेक्स्ट, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, RGNU, ये भी फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। भारत का पहला केंद्रीय विमानन विश्वविद्यालय है। कहाँ का, भारत का पहला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला केंद्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है, तो कहाँ पर है ये, फुर्सतगंज अमेठी में है। कौन सा, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय। और देख लेते हैं भारत के जो प्रमुख भारतीय वायुसेना IAF स्टेशन है उनको। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पर है ये, गाजियाबाद में। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 8वां सबसे बड़ा वायुसेना स्टेशन है। C-17 ग्लोब मास्टर जैसे बड़े विमान यहाँ तैनात हैं। कहाँ, ये मोस्ट एशिया का सबसे बड़ा, कहाँ पर है, गाजियाबाद में, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। नेक्स्ट, आगरा एयरबेस, ये भारत के सबसे बड़े परिवहन और आकाशीय चेतावनी प्रणाली विमानों का बेस है। भारत के सबसे बड़े परिवहन जो ट्रांसपोर्ट के हैं और आकाशीय चेतावनी प्रणाली विमानों का एक बेस है। तो ये हमारे उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान और वायुसेना के केंद्र थे। और ये हमारा ये, और हमारी जो बुक्स हैं वो ऐप पर मौजूद है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।